जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी देखने वाले हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आप सभी का यथोचित अभिवादन, आप सभी का अभिनंदन। बुधवार को रात को 9 बजे से पिछले बुधवार से हमने एक श्रृंखला शुरू की है, दैट इज चाइनाज अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर, जिसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सका है अब तक, और उसके कई सारे प्रारूप हैं। उन्हीं में से एक प्रारूप के बारे में आज दूसरे इस पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करने वाले, दैट इज मीडिया वॉर बाय चाइना अगेंस्ट इंडिया इन इंडियन एंड इंटरनेशनल मीडिया बोथ। यानी कि चाइना के द्वारा जो मीडिया वॉर चलाया जा रहा है वो केवल इंटरनेशनल मीडिया में नहीं बल्कि भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों में चलाया जा रहा है। अब बात यह है कि चाइना के द्वारा संचालित इस मीडिया वॉर को भी क्या हम झेल पा रहे हैं। लगातार कभी टूल किट कभी कुछ और सामने आ रहा है। पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि नैरेटिव सेट करने में ही इस देश की केंद्र सरकार सबसे बढ़िया तरीके से भूमिका निभाती थी, और आज लग रहा है कि वही नैरेटिव को समझने में ही ये सरकार असमर्थ होती जा रही है। लेकिन सरकार असमर्थ हो रही है या ये ताकतें सरकार को असमर्थ करने में पूरी ताकत से लगी हुई हैं? बात क्या है, झंझट क्या है, इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, दिस इज जम्बू टॉक्स, जम्बू थॉट्स। इस विचार को अपने पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यथासंभव हम सभी को सहयोग और समर्थन अपेक्षित आपसे है वो हमें प्रदान करें। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए अतिथि श्रीमान ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब का। सर जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं? ब्रिगेडियर साहब, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब बात की चाइना बायोलॉजिकल वॉर के बारे में कि किस तरीके से वो हमें प्रभावित कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। आज बात है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर माध्यम से, कभी अल जजीरा के माध्यम से, कभी वॉशिंगटन पोस्ट के माध्यम से, कभी द गार्जियन के माध्यम से, कभी टाइम मैगजीन के माध्यम से, और उसके बाद में इंडियन मीडिया में भी ट्विटर के माध्यम से बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी तेजी से घटनाक्रम कैसे बदल रहे हैं। चाइना की सेंट्रल भूमिका इसमें क्या है, ब्रिगेडियर साहब? देखिए, अभी हमारा आज का ये दूसरा एपिसोड है चाइना के अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का। जैसे मैंने पहले बताया था कि अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का एक बहुत बड़ा नियम है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप किसी भी तरीके से अगर दूसरे देश को तंग कर सकते हैं, उनको नीच पे ला सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है मीडिया वॉरफेयर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मीडिया वॉरफेयर का शॉर्ट में मतलब ये होता है कि हर एक देश में मीडिया होती है। मीडिया का मतलब है, एक तो है प्रिंट मीडिया, जहाँ पे रीजनल मीडिया, रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स है, मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो ये हो गई प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर्स प्रिंट करती है। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो 24 घंटा न्यूज़ देती है। इसके अंदर भी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर टीवी चैनल्स है, हिंदी में टीवी चैनल्स है, इंग्लिश में टीवी चैनल्स है। तीसरी जो है उसे बोला जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे हैं। और आज की ही खबर है, आज जब हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया और भारत सरकार के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ है। सोशल मीडिया हमारे देश के जो कानून और कायदे हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बारे में तो हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। तो ये मीडिया के अलग अलग प्रकार है। इसके सिवाय जब हम मीडिया वॉर की बात करते हैं तो ये मीडिया हमारे देश में है, यहाँ पे लड़ाई करते हैं चाइना हमारे मीडिया में घुसखोरी करके। ये इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे अमेरिका की मीडिया है, यूरोप की मीडिया है, जिसमें हमारे बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। और अगर वहाँ पे आप हमारे देश के कोरोना के जो लोग मर रहे हैं उनके फोटो दिखाना शुरू करो, स्मशान भूमि के फोटो दिखाना शुरू करो, ये बोलो कि वैक्सीन आपका ठीक नहीं है, तो ये हमारे देश की इमेज के लिए ठीक नहीं होता। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद इस देश में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये हो गई इंटरनेशनल मीडिया। और तीसरी महत्व की जो मीडिया है वो चाइना की खुद की मीडिया। चाइना के मीडिया में हम जाके कुछ बोल सकते हैं उनके खिलाफ? तो शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। वो हमारे मीडिया में घुसखोरी करेगा,
इन्फिल्ट्रेशन करेगा, लेकिन कोई भी चाइना की जो मीडिया है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल है, इसमें घुसखोरी नहीं कर सकता। तो यानी कि ये जो मीडिया वॉर चलता है, सिर्फ ये वन वे चलता है। वो हमारे पे हमला करते रहते हैं और हम हमारा डिफेंस करते रहते हैं। हम उनके ऊपर अगर हमला करना है तो वो करने का हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हम काफ़ी कम पढ़ते हैं, और इसके सिवाय चाइनीज मीडिया में तो पेनिट्रेट होना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी जब हम मीडिया वॉरफेयर की बात करते हैं, इसके 3-4 बड़े बड़े पहलू है, या इसे 3-4 अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। एक तो उसे इंफॉर्मेशन वॉर बोल सकते हैं, या उसे डिसइंफॉर्मेशन वॉर बोल सकते हैं, या उसे साइकोलॉजिकल वॉर बोल सकते हैं, या उसे परसेप्शन मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या उसे प्रोपोगंडा वॉरफेयर बोल सकते हैं। तो मैं प्रोपोगंडा वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसमें फ़र्क क्या है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब एक ही है, ये एक दूसरे के कंट्री कजिन्स है। और इसका अगर हम हिंदी में बात करें तो अपप्रचार युद्ध, दुष्प्रचार युद्ध, प्रोपोगंडा वॉर, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक युद्ध वगैरह, तो ये सब ये जो मीडिया वॉरफेयर है इसके अंदर कंबाइंड है। तो अभी सबसे पहला सवाल उठता है कि ये मीडिया वॉर क्यों किया जाता है, कोई मजाक, कोई मतलब क्या कारण क्या है उसका, और मीडिया वॉरफेयर का उद्देश्य क्या है। तो मीडिया वॉरफेयर का सबसे बड़ा उद्देश्य है चाइना का ये दिखाना कि भारत नाम के देश में कोई दम नहीं है, वो हमारे चाइना के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, उनकी इकोनॉमी बहुत ही वीक है, जिसे थीम बोला जाता है। मीडिया वॉरफेयर की थीम है इंडिया को बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाना। ना इनमें मिलिट्री ताकत है, ना इनमें इकोनॉमिक ताकत है, ना इनके लोग उनके सेना के पीछे है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं, देश में यूनिटी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से झगड़ा करती है। अगर आप देखें इजराइल में पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, लेकिन जब इजराइल पे हमला होता है तो ये सब इकट्ठा होकर बात करते हैं, वैसे हमारे देश में नहीं होता। तो इनका मेन उद्देश्य चाइना के इस मीडिया वॉरफेयर का है कि हमें बदनाम किया जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और दुनिया को ये लगे कि भाई इस देश को कोई भवितव्य नहीं है, ये देश कल सुबह टूटने वाला है, इसमें सभी चीज जो है गलत है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश को भवितव्य है, इस देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, वो हम ही लाने वाले हैं। लेकिन ये एक थीम होती है। दूसरा, जब ये इंडियन मीडिया में कुछ दुष्प्रचार या डिसइंफॉर्मेशन या अपप्रचार शुरू करते हैं, साइकोलॉजिकल या मानसिक युद्ध शुरू करते हैं, या प्रोपोगंडा वॉरफेयर शुरू करते हैं, तो इनके 4 लोगों के ऊपर इनकी नजर होती है। एक तो है इस देश का सरकार, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट की लीडरशिप, एक वो हिस्सा हो गया कि जिसे वो टारगेट करना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा है इंडिया की मीडिया, कि इंडिया की मीडिया को अगर आप टारगेट करें तो जो मीडिया को जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो बोलेगी कि भाई इस देश को कोई भवितव्य नहीं है। तीसरे है जिसे बोलेंगे हम आर्म फोर्सेस, खास तो इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को अगर आप साइकोलॉजिकल वॉर करके डरा दे कि भाई हमारे पास टैंक बहुत है, हमारे पास एयरक्राफ्ट बहुत है, हमारे पास हेलीकॉप्टर बहुत है, हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपसे बहुत अच्छे हैं, हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है, मतलब ये दिखाना कि हमारे पास इतने ज़्यादा वेपन्स है कि आप कभी हमारे से लड़ ही नहीं सकते। तो ये वॉरफेयर चल रहा है इंडियन आर्मी के खिलाफ, ताकि इंडियन आर्मी डर जाए और जो फिजिकल कॉम्बैट होता है, जो फिजिकल लड़ाई होती है, वो ना करे। ये अलग बात है कि इस डिसइंफॉर्मेशन वॉर का इंडियन आर्मी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और उसका एग्जाम्पल है जब गलवान में फिजिकल लड़ाई हो गई 15-16 जून की रात को 2020 में, तो हमने चाइना के 70 सोल्जर्स को मारा, जिसकी कीमत हमें हमारे 20 सोल्जर्स को देनी पड़ी। इसी लड़ाई के अंदर 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल बाबू, इन्हें महावीर चक्र से गौरव उनका किया गया। खैर वो अभी हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन ये चाइना का सबसे पहले 1978 के बाद चाइनीज सोल्जर का ब्लड उनके सीमा पे गिरा है।
उसके पहले चाइना के ऊपर किसी ने भी हमला नहीं किया है। तो ये मीडिया वॉरफेयर का ये हिस्सा जिसमें वो फेल हो गए हैं। लेकिन हमारी देश की मीडिया में कुछ सबवर्शन है और उसे पढ़ने वाले लोग डर जाते हैं कि पता नहीं चाइना कब हमला करेगा, उनका ये जो कोरोना वायरस है, चाइनीज वायरस है, इसके देश से ये कैसे टूटेगी वगैरह वगैरह। तो ये सब धोखे बढ़ा के ये किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको मीडिया का लेआउट बताया, मीडिया का थीम बताया, चाइना क्या करता है ये बताया और अभी की थोड़ी सी परिस्थिति के बारे में बात की। तो अभी मैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर इसके अब ये बातचीत करना चाहूंगा कि चाइना हमारे मीडिया में कैसे पेनिट्रेट कर रही है और इसका मुकाबला हम कैसे किए जाए। निधिश जी। जी एग्जैक्टली सर, आपने जो कहा कि किस तरीके से चाइना हमारे यहाँ पर जाकर के पेनिट्रेट कर रहा है, और आपने ये बात बहुत एक्चुअली फैक्चुअल बोली है कि वो बाहर से कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारे अंदर के जो लोग हैं, मैंने अपने पिछले कई कार्यक्रमों में इसराइल का जिक्र किया था, जिसमें इसराइल के सैनिकों ने वहां की जो अभिनेत्री जो पैलेस्टाइन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी उसके दोनों पैरों पर गोली मारी और कहा कि अगर हमारे देश में रहना है तो देश का ही खाना है, तो देश का ही गुण गाना है। लेकिन यहाँ पर बातें अलग हैं। हिंदुस्तान में अगर हमें सीमाओं पर लड़ना है तो हमें हर जिले की सीमाओं पर भी लड़ना होगा, हमें हर जिले में, हर शहर में भी अंदर बैठे लोगों से लड़ना होगा। लेकिन वो अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। दे आर इन प्रिंट, दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक, दे आर इन ब्यूरोक्रेसी, दे आर इन कोर्ट्स, हर जगह पर वो है। और ये तब हमें समझ में आता है हर तरीके से जब तबलीगी जमात और कुंभ की तुलना कोर्ट तक कर देता है, यानी कि ये सब लोग हर जगह बैठे हुए हैं। लेकिन हम बात करें चूंकि आज मीडिया की, तो सर वो मीडिया जहां पर चौथा स्तंभ इस देश का बताया जाता है कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता है। पत्रकारिता में अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं तो उनको पनपने कैसे दिया जाता है? कहीं तो कोई कहानी में कोई झोल होता होगा, कोई लूपहोल होता होगा, जिसके कारण से उन्हें जगह मिलती है पनपने की, क्योंकि बिना जगह मिले तो कोई पनप नहीं सकता ना ब्रिगेडियर साहब। देखिए, आपने एक अहम सवाल उठाया हुआ है कि हमारे देश की मीडिया है, हमारे देश के न्यूज़पेपर्स है और इसके अंदर कोई चाइनीज एजेंट घुस जाए और हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करे, तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जब गलवान की लड़ाई का मैंने अभी मेंशन किया था तो 15-16 जून 2020 को हुई थी, उसके बाद मैं एक टीवी चैनल की डिबेट सुन रहा था, भारतीय टीवी चैनल की डिबेट। वहाँ पे जो लोग आए थे, जो टीवी पे बात कर रहे थे, उनकी अगर आपने बातचीत सुनी होती तो शायद आपको लगता कि शायद आप एक चाइनीज चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, ये इंडियन चैनल नहीं है। यानी कि वहाँ पे थीम क्या थी, नहीं 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 नहीं, हमने चाइनीज से लड़ाई नहीं करना चाहिए, चाइना बहुत स्ट्रांग है, हमने चुपचाप से जो वो बोलते हैं वो सुनना चाहिए, हमने पीछे आना चाहिए, चाइना बहुत पीस लिविंग कंट्री है, छोटा मोटी चीज़ ऐसे हो जाती है लेकिन हमने उनका सुनना चाहिए। यानी कि थोड़ा मतलब हमारे देश के लोग हमारे आर्मी को डिसमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी प्रिंट मीडिया के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। अभी होता क्या है कि प्रिंट मीडिया ने मतलब जो दोनों साइड है एक स्टोरी की वो बतानी चाहिए, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम मानना चाहिए। लेकिन इनकी थीम कुछ और ही है। इनका थीम है कि सरकार को या आर्म फोर्सेस को या इनको बदनाम करना। अभी बदनाम करने की इनमें तो खुद में हिम्मत होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रोज एक हेडलाइन आनी चाहिए कि इंडियन आर्मी बैकफुट के ऊपर है, हम हमारे देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो बोलेंगे कि एक 13 साल की लड़की बोल रही है कि इंडियन आर्मी ठीक काम नहीं कर रही है, एक कोई पोर्नोग्राफिक स्टार है वो बोल रही है इंडियन आर्मी का काम ठीक नहीं है, एक कोई एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि हमने कैलाश रिज के ऊपर क्यों गए, क्यों नहीं जाना चाहिए, एक कोई बिके हुए एक तो हमारे लोग हैं, एक दो नहीं, एक दो तो बहुत ही होता, लेकिन 100-150 ऐसे लोग हैं जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे क्यों गए हैं, आप बॉर्डर के ऊपर क्यों जाते हो, आप लड़ाई क्यों करते हो, आप चुपचाप से पीछे क्यों नहीं आते हो। तो ये इस तरीके से ये जो डिसमोटिवेशन किया जाता है, इससे जो सोल्जर्स टीवी को देखते हैं, जो सोल्जर्स न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होगा। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, न्यूज़पेपर कहीं पर भी पब्लिश हो जाए, वो जहाँ पर ट्रुप्स फॉरवर्ड लाइन में है
वहाँ पे आप उसको डिजिटली पढ़ सकते हैं। तो ये जो डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, सेना को बदनाम करने का काम किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी सेना सो रही थी, जो चाइनीज अंदर आए वो कैसे आ गए। देखो ऐसे है, लड़ाई के बारे में इंस्टेंट एनालिसिस करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी गलवान में क्या हो रहा है हमें बताओ। ये लोगों का सोचना होता है कि जो कुछ अच्छे लोग भी है वो सोचते हैं कि जो लड़ाई हो रही है या बॉर्डर पे जो घटनाएं हो रही है ये कोई T20 क्रिकेट मैच की एक T20 क्रिकेट मैच चल रही है वहां पे, और उन्हें वहां पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री चाहिए। यानी कि 8 बजे क्या हुआ, 9 बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, एक फोटो चाहिए, एक इंटरव्यू चाहिए। लड़ाई ये कोई T20 क्रिकेट की मैच नहीं है। वहां पे आपको मिनट टू मिनट कमेंट्री नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आपको देंगे तो आप आपके जो फ्यूचर प्लान्स है इसे बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए लड़ाई की न्यूज दिन में एक ही बार देनी चाहिए। अगर आपको पता है कि 60 जब जितने भी वॉर्स हुए थे दिन में सिर्फ एक ही बार ब्रीफिंग होती थी जिसमें बताया जाता था कि आज की लड़ाई की प्रोग्रेस क्या है। लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो हर एक को इंस्टेंट न्यूज चाहिए। और दूसरा क्या होता है, शायद हमारे यहाँ से न्यूज नहीं आती, कहीं और से आती है, तो वो बोलते हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसे बोला है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे बोला है, अल जजीरा ऐसे बोल रही है। खैर ये जो फॉरेन मीडिया है इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेगमेंट में इसके बारे में जरूर बातचीत करूंगा। लेकिन फॉरेन मीडिया में कुछ आया, चाइना का न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने कुछ बोला, तो इसलिए वो हमें सवाल पूछना शुरू करते हैं तो इन्होंने जो बोला इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। हर एक देशभक्त आदमी को ये समझ में आना चाहिए, जब लड़ाई होती है या युद्धजन्य परिस्थिति होती है, दहशतवादी हमला होता है, कोई ऑपरेशन चलता रहता है, और तब उस समय अगर कोई न्यूज नहीं मिलती तो नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। जब जरूरी होगी आपको न्यूज दी जाएगी। तब तक ये जो हंगर है इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूज के लिए, इसे आप रोक के रखिए, क्योंकि इससे आपके देश को धोखा मिलता है। हो क्या गया है कि अभी बहुत सारे आर्मचेयर स्ट्रेटेजिस्ट तैयार हो गए हैं। वो कोई वहां पे 15 साल पहले था, 10 साल पहले था, तो वो अपने नॉलेज के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट करना शुरू करते हैं कि जिससे लगता है कि जो अभी की जो मिलिट्री लीडरशिप है शायद वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और जो टीवी चैनल पे बैठे हैं ये बहुत ही कॉम्पिटेंट है। बात ऐसे है कि जो मिलिट्री लीडरशिप जो लड़ाई लड़ रही है वो टीवी पे आके डिबेट नहीं कर सकती, ना वहां पे बता सकती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ये हमारे लिए एक धोखे की बात है। और खास तो टीवी मीडिया के ऊपर ये जो तुरंत बात होती है कि हमारा प्रतिनिधि यहाँ पर है, वो ये बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉर जोन होती है वहाँ पे मीडिया को जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये जो लेह में जाके कुछ जो बातचीत करते रहते हैं वो एक केवल इमेजिनरी बातचीत है। किसी एक को पकड़ लिया और उसके साथ बात करके कोई इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया के ऊपर तो कि मैंने चाइना का ये फिल्म देखा, मैंने यूरोप का ये फिल्म देखा, तो वहां से कहीं का लेफ्ट राइट की कोई एक लिंक मिल जाती है, उसे दिखाना शुरू करते हैं, कोई सैटेलाइट फोटो दिखाना शुरू करते हैं। ये सब देश के लिए धोखेदायक है। दहशतवादी हमला हो, युद्धजन्य परिस्थिति हो, लड़ाई हो, ये इसका बॉल बाय बॉल कमेंट्री नया नहीं दिया जा सकता। आज दूसरी बात क्या हुई है कि प्रिंट मीडिया के अंदर अगर आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में काफी सारे नए जर्नल्स, नए वीकलीज, नए फोर्टनाइटली शुरू हो गए हैं। और ये पिछले 3-4 साल में ही हुए हैं कि जो पहले बंद पड़े थे। और अगर ये जो नए शुरू हो गए हैं उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये कोई हमारे देश के बाजू में अच्छी बात करने वालों में से लोग नहीं है, वो हमेशा कुछ उल्टी सुल्टी बात करते रहते हैं। तो ये अचानक कैसे शुरू हो गए। तीसरी बात यह है कि आज ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है इनको चाइना कैसे खरीदता है। कोई चाइना देखता है कि ये थोड़ा सा है कि ये हमारे बाजू में बात करेगा, तो उसे फ्री ट्रिप के लिए चाइना लिया जाता है, उसे तिब्बत में ले जाओ और उसके बाद वो आर्टिकल लिखना शुरू करे कि ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। मतलब जो भी चीज़ होती है उसे वो
पॉजिटिव लाइट में दिखाना शुरू करे, ये हमारी मीडिया में उनका मेन उद्देश्य होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो डिसइंफॉर्मेशन वॉर होता है वो सोशल मीडिया पे चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हर एक के पास मोबाइल है कि जो एक उनके हाथ में वेपन है। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास जो पोस्ट आती है, जो इंडियन गवर्नमेंट से नहीं आई है, जो किसी ऑथराइज सोर्स से नहीं आई है, उसे फॉरवर्ड मत करो, उसे वायरल मत करो, उसके बारे में ट्वीट मत करो, क्योंकि उससे बहुत मतलब डिसइंफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये लड़ाई हो रही थी तो मेरे एक दोस्त ने रिंग किया और बोला कि अभी मैंने खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी है कि पेंगोंग त्सो लेक के साउथ के पास भी चाइनीज आ गया है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने बोला आप कुछ मत करो, टीवी बंद करके सो जाओ, अगर कुछ हो गया है तो आपको कल सुबह पता लग जाएगा। ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना, कहीं से कुछ सुनना, वो कहीं और को पास करना, और हमेशा मीडिया का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। बैड न्यूज वायरल हो जाती है और जो गुड न्यूज है ये बिल्कुल आगे नहीं पहुंचती। तो मेरे ख्याल से सेल्फ कंट्रोल ये सोशल मीडिया के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब इस सोशल मीडिया के अंदर सोल्जर्स है, हमने रिस्पॉन्सिबली रहना चाहिए। और आज का जो मैंने शुरुआत में बताया था, आज 26 मई है, आज के दिन से ये जो सोशल मीडिया जायंट्स है उनको जो थर्ड पार्टी लीगल प्रोटेक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फेसबुक लीजिए, यूट्यूब लीजिए, यहाँ पे कोई भारत के खिलाफ एक पोस्ट डाला गया तो इसका लीगल इम्प्लीकेशन उस मीडिया जायंट को कुछ नहीं, यानी कि यूट्यूब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ना फेसबुक था, केवल जिसने किया था तो उसके खिलाफ वो निकालना सिर्फ उनका काम था। लेकिन अभी नियम सरकार ने ये किया है कि ये भी इसके लिए लायबल है, इन्होंने ग्रीवेंस ऑफिसर वहां पे नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे कुछ लिबरल लोग बोलते थे कि इन्होंने सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेट का मतलब है हमारे मनमानी से हम काम करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया सेल्फ रेगुलेट नहीं हो सकता, उनको वही रूल्स लागू होने चाहिए जो हमारे प्रिंट मीडिया को है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है, वो कुछ भी देश के खिलाफ। और याद रखिए, ये इन्होंने दम देना शुरू कर दिया कि हम इंटरनेशनल जायंट से हम आपका रूल नहीं मानेंगे, और इनका मोराल ज्यादा बढ़ गया इसलिए था कि अगर आपको याद है कि 1 साल पहले की बात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनका अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया था। इमेजिन करिए, डोनाल्ड ट्रंप राइट है या रॉन्ग है ये इश्यू नहीं है, लेकिन वो देश के प्रेसिडेंट है और इनकी हिम्मत होती है उनका अकाउंट ब्लॉक करने की। तो इन्होंने हमारे बारे में भी यही सोचा और अभी उनको नोटिस दिया गया है सरकार की तरफ से कि नहीं, अभी खैर क्या होता है आगे वाला समय बताएगा, लेकिन इनको अकाउंटेबल धरना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी एंटी नेशनल पोस्ट आती है, एंटी नेशनल वीडियोज आते हैं, एंटी नेशनल वेबसाइट्स होते हैं, और इसलिए कि वो देश के बाहर है, इनके ऊपर कायदे के अंदर ये करना ये डिफिकल्ट हो जाता है। और सोशल मीडिया के ऊपर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे लोग अपना एक गलत नाम डाल के मीडिया पे आ जाते हैं कि मेरा नाम है ABC, लेकिन मैं नाम डालूंगा XYZ, तो इसलिए मैं बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबली बात करूंगा, गाली दूंगा, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर जो आता है उसे मैं तो बोलूंगा कि उसका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए उसके सोशल मीडिया के साथ, ताकि पता लगे कि है कौन ये। और दूसरा मेरा कहने का ये मैं मेरी तरफ से बहुत इनोवेटिव मेथड देता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर टैक्स लगाओ, कि अगर मैं 10 पोस्ट लाता हूँ तो हर पोस्ट के लिए 1 रुपया जो भी रेट आप लगाओगे, ताकि अपने आप ही लोगों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। और जो वायरल करता है उसे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, जो उल्टी सीधे चीज दिखता है, इररिस्पॉन्सिबल दिखता है, उसको देश के कानून के नीचे पनिशमेंट ये मिलना ही चाहिए। तो ये एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड बात है जिसे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसके आगे मैं आपको जो अगला सेगमेंट में हम बात कर सकते हैं कि चाइनीज मीडिया के बारे में क्या, अगर वो हमारे मीडिया में घुसखोरी करते हैं तो क्या हम यही उनको मेडिसिन के टेस्ट दे सकते हैं? निधीश जी। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात कही है इसमें मैं थोड़ा सा डिफेंस जो है उसको भी लेना चाहूंगा, बिकॉज जो डिफेंस के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता वहाँ रक्षा जो है वो कर लेती है। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, रेल ट्रेन की बात करें, किसी भी सेवा की बात करें,
वहां पर हमारे सेना के जवान जो है वो चाहे दैनिक हो या फिर रिटायर होने के बाद में हो, वो अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। प्रिंट जो है, मीडिया जो है, अगर वो चौथा खंभा है तो क्या सेना इस चौथे खंभे के लिए, इस पिलर के लिए यहाँ पर अपना कोई ऐसा नेटवर्क नहीं खड़ा क्या किया जा सकता जिसके जरिए एग्जैक्टली ऑथेंटिक न्यूज लोगों को मालूम चल सके? बिकॉज हमारे पास में कोई ऐसा सोर्स नहीं है ठीक तरीके का जो हमें बता सके कि हमारी सेना में क्या चल रहा है। कभी कभी कुछ जनरल्स या फिर आते हैं मार्शल्स वगैरह और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मालूम चलता है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक खबरें जो केवल सेना से संबंधित नहीं हो बल्कि हमारी सुरक्षा से संबंधित हो और लोगों को उन्हें जानना जरूरी हो, तो वो अगर रोज के हिसाब से अगर आए, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? देखो, आपका सवाल सही है कि ये जो एक हंगर फॉर इंफॉर्मेशन है या हंगर फॉर न्यूज़ है, तो इसे सेटिस्फाई कैसे किया जाए, ये आपका सवाल है। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर कोई न्यूज़ नहीं मिलती है तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो आप तो तालियां बजाना शुरू करो क्योंकि न्यूज़ ही नहीं है तो अच्छा ही काम चल रहा है। लेकिन आप इसलिए कि मीडिया में है, आप न्यूज़ चाहते हैं, रेगुलरली चाहते हैं। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि हमारी देश की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक रोज ब्रीफिंग करना चाहिए। और जब तक सवाल है सेना का, सेना के लिए जब इस प्रकार के ऑपरेशन शुरू होते हैं तो सेना का मतलब जो, अगर आपको याद होगा कारगिल वॉर के समय, अगर आपको याद है तो रोज सुबह 10 या 10:30 बजे सेना के एक कर्नल जो थे वहां पे आके मीडिया की ब्रीफिंग करते थे, कर्नल विक्रम सिंह। और आपको शायद याद होगा कि बाद में वो हमारे सैन्य के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे। और वो सिख है, सरदार जी है, और उनका कारगिल वॉर के समय आपने उनका जो फेस है सबसे ज्यादा देखा होगा। तो मेरे ख्याल से जब इस प्रकार की युद्धजन्य परिस्थिति होती है तो शायद डेली ब्रीफिंग तो करना मुश्किल है, लेकिन समझो 2 दिन में या 3 दिन के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि ये जो गलत चीजें हैं वो देश के सामने ना आ जाए। लेकिन ये काम जो है, सबसे ज्यादा काम है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, कि जिन्होंने ये रोज एक ब्रीफिंग देनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और इसी प्रकार से जो पीआरओ होते हैं, नॉर्दर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड के है, तो उनमें एक फ्रीक्वेंसी ले डाउन करनी चाहिए। अगर नॉर्मल जैसा भी अभी का समय चल रहा है तो हफ्ते में एक बार भी अगर आप करें तो भी बहुत है। लेकिन जब कोई इंटेंस एक्शन चल रही है, खास तो जो एक्शन होती है जब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू होते हैं JNK में, और काफ़ी बार वो एक से ज़्यादा 2 दिन भी हो सकते हैं, या जब पहले LOC के ऊपर फायरिंग होता था तब ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ होता रहता था। तो इस प्रकार के इंटेंस एक्टिविटी में डेली ब्रीफिंग तो होना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। और सेना के PROs है, सेना के ADG-PI है, और इसके सिवाय एक सेना का बहुत बड़ा अंग है जिसका नाम है ADG-PI, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन। इनका ट्विटर हैंडल भी है, सेना का फेसबुक पेज भी है। तो ये इसमें ये खबर आती रहती है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ले डाउन जो आप बोल रहे हैं, अगर वो की जाए कि भाई रोज सुबह 10 बजे, या हफ्ते में अगर नॉन इवेंटफुल पीरियड है तो हफ्ते में एक बार शनिवार को, तो जिससे ये थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इंस्टेंट न्यूज। निधीश जी। जी सर, एग्जैक्टली आपने जो बात से सहमति जताई है, अगर ये बात आगे पहुंच जाए और उसके बारे में कुछ काम हो जाए तो बहुत बेहतर देशवासियों के लिए रहेगा। सो कार्यक्रम के अंतिम दौर में है, और जो आपने ग्लोबल चाइनीज पर्टिकुलर मीडिया की बात कही थी, अब एक बार उस सेगमेंट को छू लेते हैं और उसके बाद में समाप्त करते हैं। देखिए, अभी पहले हम लेते हैं चाइनीज मीडिया के बारे में। जिस प्रकार से हमारे पास मीडिया है उसी प्रकार की मीडिया चाइना में भी है। लेकिन मेरा सवाल है, चाइना का इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, इसमें कोई इंडियन ऑथर चाइना के खिलाफ आर्टिकल लिख सकता है? शॉर्ट आंसर है, किसी की हिम्मत नहीं है लिखने की। चाइना के जो टीवी चैनल्स है, जो चाइनीज में है तो वो तो छोड़ दो, दिखा रहा जो इंग्लिश वाला है, क्या इसमें कोई डिबेट करके उनको पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं। जो सीन हमारे टीवी चैनल्स पे होता है उससे 1% भी पब्लिसिटी हमारे बारे में चाइना के टीवी चैनल्स पे नहीं होती। मीडिया, अपना प्रिंट मीडिया में ग्लोबल टाइम्स है, यहाँ पे होता ही नहीं है। तीसरा जो उनका अंग है सोशल मीडिया, चाइना जो सोशल मीडिया आज दुनिया में है,
यानी कि ट्विटर आज हमारी देश के कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, या फेसबुक, तो ट्विटर है, फेसबुक है, क्या ये चाइना में है? तो शॉर्ट आंसर है, चाइना ने इनको अंदर आने नहीं दिया है। वहां पे जो सोशल मीडिया है, weibo वगैरह, ये चाइना के है, तो कोई सोशल मीडिया से चाइना के नहीं कर सकता। उल्टा ये कि चाइना ने जब ये सोशल जायंट्स फेसबुक वगैरह जो चाइना के बाहर है, तो जो बाहर के चाइनीज है 3-4 करोड़ उनकी संख्या होगी, तो वो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो चाइना के दुश्मन है, जिसमें से एक इंडिया है, इनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, जिसका जो मेन फीड है वो चाइना से आता है। यानी कि फेसबुक चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चाइना के लिए फेसबुक या ट्विटर या ये काम करते हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरा जो बात है, जो मैं बोलूंगा इंटरनेशनल मीडिया के बारे में, जिसमें खास तो अभी इंटरनेशनल मीडिया के जब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट विस्तार से लूंगा। मेरे ख्याल से हमारे 30 मिनट अभी हुए हैं, अगले में 3-4 मिनट में मैं रुकने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की जरूरत है। अभी यूएसए, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहां पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, आप नाम लेते रहिए, लॉस एंजलिस ये है, कोई साइंटिफिक मैगजीन से वगैरह। यूरोप है, यूरोप में इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटाली है, स्पेन है, इनके हर एक के अपने मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स है, टीवी चैनल्स है, सोशल मीडिया है, वगैरह वगैरह। अभी आज का हालात ये है कि यूएसए जो वर्ल्ड की अभी एक अकेली सुपर पावर है, उनकी जो मीडिया है, इस मीडिया को चाइना ने खरीद लिया है। मैं बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कर रहा हूं, इसे चाइना ने खरीद लिया है। खरीद लिया है का मतलब क्या है कि जो 15, 20, 25 जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स है, यहाँ पे चाइना की शेयर होल्डिंग ये काफी ज्यादा हो गई है, 15%, 20%, 25%। और ये जो शेयर होल्डिंग भी जो है इतनी चुपचाप से की है, यानी कि उसमें डायरेक्ट शेयर होल्डिंग कम होगी, लेकिन कोई मेक्सिको वाला आदमी न्यूयॉर्क टाइम्स के में शेयर्स खरीदता है, लेकिन वो पैसे वो खरीद रहा है चाइना के लिए, या किसी साउथ ईस्ट एशिया के देश से, या कोई एशियन देश से। यानी कि चाइना ऐसे खाने के बदले इस तरफ से खाता है, और अलग अलग तरीके से जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स है, जो मेन इन्फ्लुएंशियल टीवी चैनल्स है, उनके इसने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। तो चुपचाप से इन्हें ये चाइना जो ये बोलता है वो सुनना पड़ता है। दूसरी बात इन्होंने क्या की है, ये बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स है, इनका जो चाइनीज जो फीडिंग करने वाले न्यूज़ चैनल्स है, इनके साथ एक करार हो गया है, या एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसके मुताबिक चाइना उनको हर महीने में 100 या 150 आर्टिकल एक सिंडिकेटेड कॉलम के थ्रू भेजेगा, ये अमेरिकन मीडिया को या यूरोपियन मीडिया को, जो उन्हें पब्लिश करना ही पड़ेगा। अभी इमेजिन करिए कि 100 आर्टिकल्स अगर आप अपना एक हफ्ते में या महीने में डालते हो, तो वो आर्टिकल किस प्रकार से होंगे। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय उन्होंने कुछ लोग जिनका वो सोचते हैं कि हमारे लिखेंगे, इनको वो चाइना में ले जाते हैं, फ्री ट्रिप दे देते हैं, चाइना में घूमने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद वो चाइना के लिए फेवरेबल आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं। अभी फेवरेबल आर्टिकल कितना, तो मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब ये चाइनीज वायरस, या जिसे कुछ लोग गलती से कोरोना वायरस या कोविड-19 बोलते हैं, जब ये शुरू हो गया था, तो किसी के दिल में ये शक नहीं था कि ये चाइनीज वायरस है। वुहान से शुरू हो गया, या तो उसको चाइनीज वायरस बोलो, या उसे वुहान का वायरस बोलो, या उसे शी जिनपिंग वायरस बोलो। लेकिन और 130 देश पहले 2-3 महीने में पूरे चाइना के खिलाफ चले गए थे। यानी कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड वाज कन्विंस्ड कि ये चाइनीज वायरस है, और उसमें तो कोई शक है ही नहीं, सबको पता है कि चाइनीज वायरस ही है। लेकिन आज की खबर मैं बताता हूँ, एक ये जो पूरे जर्नलिस्ट है यूरोप और अमेरिका के, उनका एक एसोसिएशन है, इन्होंने एक अभी तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले ही एक सर्वे किया था, जिसमें ये सामने आया है कि अभी ऑलमोस्ट 65-70% या 80% देश और उस देश की जनता सोचती है कि ये चाइनीज की गलती नहीं है। उल्टा चाइना ने इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया को
वैक्सीनेशन दिया, मेडिकल एड दिया वगैरह वगैरह की, जो कि बिल्कुल गलत है। कि जो मतलब एनिमी नंबर 1 दुनिया का होना चाहिए था, वो अभी दुनिया का फ्रेंड नंबर 1 हो रहा है, क्योंकि उसने अपने मनी पावर की ताकत से ये सभी मीडिया को खरीद लिया। आज यूरोप के काफी देशों में आपको ये सुन के अचरज होगा, वहां पे बड़े डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। डिजिटल बोर्ड आप समझते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे एडवर्टीजमेंट आ रही है कि वी थैंक शिन जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना फॉर हेल्पिंग अस ड्यूरिंग कोरोना वायरस। मतलब ये यूरोप की जनता, अमेरिका की जनता, ये जो शी भाई है, इसे शी भाई बोलिए, ये चीनी जो भाई है, इनको धन्यवाद देता है कि आपने हमें चाइनीज वायरस के साथ लड़ने में मदद की है। एक्चुअली जैसे मैंने लास्ट आपको इसमें बोला था कि पूरी दुनिया ने इकट्ठा होके चाइना के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि इस चाइनीज वायरस से जो हमारा नुकसान हुआ है इसके आप भरपाई करें। ये तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। उल्टी बातचीत क्या हो रही है कि ये चाइना ने हमारी मदद की है। अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो पावरफुल देश है, जब उनके प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये चाइनीज वायरस चाइना से निकला है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के मीडिया में रिपोर्ट आती है कि डोनाल्ड ट्रंप गलती से बोल रहे हैं कि ये वायरस वहां से निकला है। यानी कि जो अमेरिका के न्यूज़पेपर अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि ये सही नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, तो हमारे देश के भारत की क्या बात होगी? क्योंकि भारत के खिलाफ तो वो उल्टा लिखेंगे ही। मतलब जो मोस्ट पावरफुल मीडिया इन द वर्ल्ड है, अमेरिका की है, यूरोप की है, ये किस प्रकार से बेची गई है ये आप समझेंगे। इसमें इनके पास एक और बड़ा हुक्मी हथियार है। वो हुक्मी हथियार ये है कि ये उन्हें हर साल हजारों करोड़ रुपीस की एडवर्टीजमेंट देते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को समझ लीजिए 400-500 करोड़ के एडवर्टीजमेंट पर साल दोगे, तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स आपके खिलाफ लिखेगा? उनकी हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि हुआ क्या है, ये चाइनीज वायरस के कारण जो मीडिया है, यूरोप की है, अमेरिका की है, उनकी जो आर्थिक अवस्था है ये बहुत गंभीर हुई है। जो प्रिंट मीडिया है उनका जो मतलब प्रिंट ऑर्डर है ये 40-50% से कम हो गया है। जो टीआरपी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है वो 30-40% से कम हो गया है। इन्हें एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही है, इनकी आर्थिक अवस्था खराब है, इन्होंने अपने स्टाफ को लेआउट निकाल दिया है, अपनी प्रेजेंस कम की हुई है। तो इस समय इनके शेयर्स कम सस्ते प्राइस में अवेलेबल है। तो चाइना ने उनके इस आर्थिक व्यवस्था का फायदा लेते हुए इनको पूरा खरीद लिया है। तो ये जो मीडिया है यूरोप की और अमेरिका की, वो और यही मीडिया मतलब और इसका जो दुष्प्रचार है उसकी मैं जो अगर आपको थीम बचाऊंगा तो आप इसे सुन के हंसने लगेंगे। हर एक देश की मीडिया ब्लेम चाइना को करने के बदले उस देश के सरकार को करती है। जैसे हमारे भारत में चाइनीज वायरस का ब्लेम किसके ऊपर है? तो भारत सरकार के ऊपर है, या यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है इनके ऊपर है कि इन्होंने कंट्रोल ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चाइना के ऊपर बिल्कुल नहीं है। यानी कि चाइना बहुत अच्छा देश है। गलती किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट एजेंसीज की है। खैर ये तो आपको पता है कि उन्होंने थोड़ी उनकी एफिशिएंसी और बढ़नी थी, लेकिन उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है इस डेंजरस सिचुएशन में। आज कल परसों की खबर आपने सुनी होगी कि 450 डॉक्टर्स ने हम अपनी जान दे दी है इस कोरोना की लड़ाई में जीतने के लिए। तो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस वाले, इन्होंने अच्छा काम किया है, शायद और अच्छा होना चाहिए था। लेकिन अपने देश की मीडिया चाइना को 100% छोड़ दे रही है और बोल रही है कि गलती जो की है हमारे देश के गवर्नमेंट ने की है। तो देखिए मीडिया वॉर के अंदर चाइना ने कितना बड़ा विजय हासिल किया है। तो नितिश जी, अगर आपके पास 1-2 मिनट समय है तो हम एक लास्ट वाला सेगमेंट में इतनी ही बात कर सकते हैं। तो फिर ये करना क्या चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली ये सब जो हो रहा है वो तो पता ही है, सिर्फ अब मोर इम्पोर्टेंट करना क्या चाहिए और एक देशभक्त नागरिक क्या कर सकता है।
एग्जैक्टली सर, यही सेगमेंट सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, बिकॉज हम लोग अधिकांश कार्यक्रमों में देखते हैं कि समस्या के ऊपर पूरी बात हो जाती है, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर अक्सर बात ही नहीं होती है। तो वी वांट द टॉक अबाउट सॉल्यूशन, अब करना क्या है। जी सर। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है किसी भी डिस्कशन का, फिर हम करें क्या, क्योंकि ये जो मैंने बोला ये केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई थी और आपको बताया कि क्या है, बस आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज मिला होगा इंफॉर्मेशन का। अभी बात क्या है कि सिंपल है, चाइना का अगर बजट अमेरिकन मीडिया को खरीदने के लिए समझ लीजिए आज एक $1,000 का है, तो और चाइना की इकोनॉमी आज $15 ट्रिलियन की है और हमारी $3.5 ट्रिलियन की, यानी कि हमारे से चाइना 3.5 या 4 गुना ज़्यादा बड़ा पैसा खर्चा कर सकता है। तो हम तो जितना पैसा वो खर्चा करते हैं इतना तो हम पैसा खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। तो मतलब अगर हम उनको बेचना करेगा तो ये बात यह है कि उनको खरीदने में हमारे पास इतनी पावर है क्या, आर्थिक पावर तो हमारे पास नहीं है। तो मैं इसको 2 हिस्सों में इसके सॉल्यूशन देना चाहता हूं। अगर जब तक सवाल है हमारी देश का, हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो देश के खिलाफ बातचीत करते हैं, मैं तो बोलूंगा कि इनके ऊपर सोशल बॉयकॉट डालना चाहिए। कोई न्यूज़पेपर उल्टी सुल्टी बात करना चाहता है तो उनको बोलना चाहिए कि अगर आप हमारे देश के खिलाफ लिखेंगे तो हम आपके न्यूज़पेपर नहीं खरीदेंगे। एखादा कोई टीवी चैनल में ये करता है, उल्टी बात करता है देश के खिलाफ, तो उनको बोलना कि भाई मिस्टर टीवी चैनल नंबर ए, अगर आप ये करेंगे तो हम नहीं करेंगे। काफ़ी बार पूरी टीवी चैनल उल्टी बात नहीं करती, उसमें आने वाले कुछ लोग उल्टी सुल्टी बात करना चाहते हैं। तो एक पब्लिक कैंपेन होना चाहिए कि इस प्रकार के जो उल्टी बात करने वाले लोग हैं, अगर आपका टीवी चैनल उनको आने देता है, अगर आपका न्यूज़पेपर उनको आर्टिकल लिखने में ये देता है, तो हम आपके न्यूज़पेपर के ऊपर 1 महीना बॉयकॉट डालेंगे। एक पब्लिक प्रेशर इनके ऊपर पड़ना चाहिए। नंबर 1 बात ये होगी, क्योंकि इनको कानून के अंदर पकड़ के ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें अपनी बहुत ही डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है। दूसरा, एक देशभक्ति और देश प्रेम नाम की चीज है। अगर हर एक आदमी के अंदर, वो टीवी रिपोर्टर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, प्रिंट मीडिया के ऊपर, अगर उसमें ये पैदा हो, देशभक्ति क्या है सबको पता है, देश का अच्छा कैसे होता है ये सबको पता है, लेकिन हमारे में से लोग, आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग देश के अंदर है वही देश को बदनाम कर रहे हैं और देश को खराब लाइट में डाल रहे हैं। तो इनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर सोशल बॉयकॉट कैसे डाला जाए, ये एक अपने आप में एक अलग विषय है। ये एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए कि हम सब देश के साथ है, कोई भी देश के खिलाफ बात करेगा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तो ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आपकी इसमें हो गई। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है जो उल्टी सुल्टी बात करते हैं, इसे ब्लॉक करना बिल्कुल आसान है। वो वेबसाइट हो, वो न्यूज़पेपर हो, वो कोई फेसबुक की पोस्ट हो, तो अभी हमने हमारे एल्गोरिदम्स तैयार करने चाहिए इनके ऊपर रन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, फेसबुक में आज तकरीबन 50-60 करोड़, अगर आप स्टैटिस्टिक डेटा देखेंगे तो जो डेटा मैं कल परसों ही कहीं देख रहा था कि आज तकरीबन 55 करोड़ इंडियंस आर ऑन व्हाट्सएप, अबाउट 50 करोड़ इंडियंस फेसबुक के ऊपर है, तकरीबन 30 या 40 करोड़ ये यूट्यूब के ऊपर है। ये स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है जो कहीं मिल सकता है। तो इनके ऊपर भी हमने एल्गोरिदम्स रन करना चाहिए। देश के खिलाफ जो कोई भी बात करता है उसे पकड़ के उसे पनिशमेंट ये देना ही चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये पकड़ना मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो IT एक्ट 2020 आ गया है, इसमें इस प्रकार के तरतूद आई है कि नहीं मुझे पता, लेकिन टेक्नोलॉजी की जैसे अगर आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक आपको नोटिस दे देता है कि आपने ये जो पोस्ट डाली हमें ठीक नहीं लग रही है, तो फेसबुक तो फिजिकली आपको चेक नहीं कर रहा है, केवल ये एक एल्गोरिदम है जो लाखों अकाउंट को चेक करके गलत है तो बताता है। तो हमने हमारे देश के खिलाफ जो बातचीत करते हैं उसके खिलाफ एक एल्गोरिदम तैयार करके उनको टेक्नोलॉजिकल तरीके से पकड़ना चाहिए और देश के कानून के नीचे उनको पनिशमेंट देना चाहिए। ये पॉसिबल है, बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई एक यूटोपियन आइडिया है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वो पकड़ सकते हैं तो हम भी पकड़ सकते हैं। और उनके एल्गोरिदम तो इंडियंस ही तैयार करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपके, ये ट्विटर के एल्गोरिदम किसने तैयार किए, जो इंडियन यहाँ बैठे उन्होंने तैयार किए हुए हैं। तो ये हम कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो
चाइनीज मीडिया ने जो मतलब खरीदा हुआ है यूरोपियन मीडिया को, मेरे ख्याल से ये उन देशों के अंदर हमने हमारे न्यूज चैनल तैयार करने चाहिए कि जो मतलब जो सच बात इंफॉर्मेशन है वो देता रहे। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपने मिसेस पलकी शर्मा उपाध्याय का बियॉन्ड नाम का एक चैनल सुना होगा, वर्ल्ड इज वन। ये चैनल है, ये हर एक देश में बहुत पॉपुलर है और वो एक ह्यूमन सर्विस कर रहा है हमारी देश की इमेज को इंटैक्ट रखने में। तो मेरे ख्याल से एक पलकी शर्मा उपाध्याय हमारे लिए काफी नहीं है। जैसे फॉरेन मीडिया ने हमारे देश में पेनिट्रेट किया है कि यहाँ पे बीबीसी यहाँ आके पहुंचा हुआ है। अरे सालो, यहाँ पे क्यों आप आए हो? आप चुपचाप से रहो अपने इसके अंदर। तो हमारा पीटीआई क्या नहीं जा सकता यूएसए में? हमारा यूएनआई क्या यूएसए में नहीं जा सकता या यूरोप में नहीं जा सकता? तो हमारी मीडिया हाउसेस को भी हमने वहां डालना चाहिए, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन वॉर की बात कर रहे हैं, जो हम मीडिया वॉर की बात कर रहे हैं, इसमें सही न्यूज देने वाले खास तो फॉरेन देशों के लिए, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, जो बड़े बड़े देश है, यहाँ पे ये होने ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो सरकार लेवल पे ही हो सकता है, और कुछ प्राइवेट चैनल्स को भी आप आगे ये करो, क्योंकि काफी बार लोग सरकार के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन पलकी शर्मा उपाध्याय की जो चैनल है बहुत पॉपुलर है, आप देखिए उनके क्या व्यूज मिलते हैं। उसे तो मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स से इनसे भी ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल गुड जो बैलेंस न्यूज देने वाले लोग हैं, हमारे मीडिया की रिप्रेजेंटेशन हर एक देश में होनी चाहिए। तो ही ये जो बैटल है मीडिया वॉर की, ये हम जीत सकते हैं। और हर एक आदमी इस मीडिया वॉर में एक सोल्जर है। कोई भी चीज हमारे देश के खिलाफ उल्टी होती है तो इसे इन्फॉर्म करना ये आप सबका काम है। मैं यहीं पे रुकता हूँ, आपको हैंड ओवर करता हूँ। यस सर, एग्जैक्टली आपने जो बात कही है वो बिल्कुल फैक्चुअल है कि सरकारी स्तर पर भी ये काम हो सकता है, पर्सनल लेवल पर भी ये काम हो सकता है, लेकिन ये काम होना चाहिए और काम करने की जिम्मेदारी हर किसी को अपने अपने तरीके से करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन गिलहरी की तरीके से योगदान के लिए जम्मू टॉक इज द प्लेटफॉर्म, और जहाँ पर दर्शक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आते भी हैं, पूछते भी हैं, कई बार हम समय हो जाता है तो अगले कार्यक्रम में पूछते हैं। दिस इज द सीरीज जो ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब आपके साथ में जो चलाई गई है, दैट इज चाइनाज अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर। तो अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स और खड़े होते हैं हमारे साथ में, और उसके साथ में ही अगर उनको पूरा सपोर्ट भी मिलता है हर तरीके से जो मिलना चाहिए, हम मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वो कुवत है जो आपने कहा कि ये किसने बनाई एल्गोरिथम्स, तो अगर वो हमने बनाई है तो हम अपने आप को विदेशों में जाकर के भी खड़ा कर सकते हैं और हर तरीके से अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन बस एक चाहत होनी चाहिए हर किसी में, भारत माता को एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर उस सिंहासन पर विराजमान करने की, और उसके लिए हर किसी को अर्जुन जैसी ताकत अपने अंदर लानी होगी। और उसी के लिए कहना होगा कि साधना के दीप ले निष्कंप हाथों, बढ़ चले निज ध्येय पथ साधक निरंतर। तो हाथ निष्कंप रहे, कांपे नहीं, कंपन नहीं हो, और हमारी हलचल से, हमारे कदम ताल से उन लोगों के दिलों में जरूर कंपन हो जो लगातार हमारे साथ में गड़बड़ करने की कोशिशें किया है। तो आज के टॉक में इतना ही। मुझे लगता है कि दर्शकों को आज बहुत सॉल्यूशन भी इसके बारे में मिला होगा। अगली बार आएंगे फिर चाइना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर के एक तीसरे सेगमेंट के बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम थैंक्स टू यू ब्रिगेडियर साहब, तो आपने इतना समय हमें दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।